एजू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हाँ, ये सफर है भारत के संविधान के बनने की कहानी का। बिल्कुल। हम शुरू करेंगे 31 दिसंबर 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और वहां से होते हुए पहुंचेंगे 1950 तक, जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। तो ये एक बहुत लंबी यात्रा है। हाँ, और हम इसे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस सफर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, आखिर ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? अच्छा, हाँ, ये जानना जरूरी है। ये एक लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूएरे से आया है, जिसका मतलब होता है स्थापित करना। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी देश की रूल बुक है। रूल बुक, ये सही शब्द है। हाँ, वो बुनियादी नियम, वो सिद्धांत जिनके आधार पर देश का शासन चलता है, सरकारें कैसे बनेंगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ये सब कुछ संविधान ही तय करता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का था 1776 में। अच्छा, तो चलिए भारत की रूल बुक बनने की इस लंबी और फैसिनेटिंग कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, इस कहानी को हम दो बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, कंपनी का शासन, कंपनी रूल, जो 1773 से 1858 तक चला। और दूसरा है ताज का शासन, यानी क्राउन रूल, जो 1858 से लेकर 1947 में हमारी आजादी तक रहा। तो शुरुआत करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। कहते हैं कि इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। हाँ, बिल्कुल। पर सवाल ये है कि एक व्यापार करने आई कंपनी के लिए कानून बनाने की जरूरत ब्रिटिश संसद को क्यों पड़ी? सही बात है। आखिर ऐसा क्या हो रहा था? असल में ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक एक ट्रेडिंग कंपनी से कहीं ज्यादा बन चुकी थी। वो भारत के बड़े हिस्से पर राज कर रही थी। लेकिन उसके अधिकारी बेलगाम हो चुके थे। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। वो निजी व्यापार कर रहे थे, तोहफे के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। अच्छा। मजे की बात यह है कि कंपनी के कर्मचारी तो अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। अरे! हाँ, और उसने ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगा। तब ब्रिटिश संसद को लगा कि इसे कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। तो ये एक तरह से कंपनी पर लगाम कसने की पहली कोशिश थी। बिल्कुल। तो क्या खास प्रावधान थे इसमें? इसमें 3 बड़ी बातें हुई। पहली, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और तीसरा, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन लगता है ये लगाम काफी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 11 साल बाद ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। हाँ, क्योंकि 1773 के एक्ट की कमजोरियां सामने आने लगी थी। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में अक्सर झगड़ा होता रहता था। अच्छा। की कोशिश की, जिसे द्वैध शासन या डबल गवर्नमेंट कहा गया। द्वैध शासन, ये शब्द आगे भी सुनने को मिलेगा। यहाँ इसका क्या मतलब था? यहाँ इसका मतलब था कि कंपनी के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कैसे? व्यापार से जुड़े मामले यानी कमर्शियल अफेयर्स वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए गए। ठीक है। लेकिन भारत में कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए लंदन में एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, तो पावर को बांट दिया गया। हाँ, और पहली बार भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राज्य क्षेत्र कहा गया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब कंपनी अब आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार का एक राजनीतिक औजार बन चुकी थी। बिल्कुल। इसके बाद चार्टर एक्ट्स का एक लंबा दौर चला। हर 20 साल में एक नया चार्टर। हाँ, और हर चार्टर के साथ ब्रिटिश सरकार कंपनी पर अपनी पकड़ और मजबूत करती जाती थी। 1813 का चार्टर एक्ट इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली खत्म कर दी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। बस चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। पर इसमें 2 और महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली, भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। पहली बार? हाँ, पहली बार। और दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार करने की खुली छूट मिल गई। और फिर 20 साल बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। सही कहा। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल की पदवी को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। और वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जी।
और कंपनी के जो थोड़े बहुत व्यापारिक अधिकार बचे थे वो भी पूरी तरह खत्म कर दिए गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक संस्था बन गई थी। और इसी एक्ट में कानून बनाने की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव हुआ। हाँ, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में एक विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया गया। और एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार भी इसी एक्ट की देन है। इसने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, जिसे 1843 में खत्म कर दिया गया। इस कड़ी का आखिरी एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या नया था? 1853 के एक्ट ने पहली बार सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन की शुरुआत की। मतलब अब भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते थे? सैद्धांतिक रूप से हाँ, हालांकि व्यवहार में ये बहुत मुश्किल था। इसके अलावा एक 12 सदस्यों वाली अखिल भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये एक तरह से भारत की छोटी संसद जैसी थी। तो कंपनी का शासन खत्म होने से ठीक पहले एक मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत हो चुकी थी। हाँ, लेकिन फिर 1857 में सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। 1857 की क्रांति एक भूचाल थी और ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। और इसी का नतीजा था 1858 का भारत शासन अधिनियम। हाँ, इससे कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ये तो सत्ता का एक बहुत बड़ा हस्तांतरण था। हाँ। प्रशासनिक स्तर पर क्या बदलाव हुए? कई बड़े बदलाव हुए। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। और पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग। जी। दूसरा, लंदन में एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था। और उसकी मदद के लिए एक परिषद भी थी। हाँ, 15 सदस्यों की एक भारत परिषद। और उस द्वैध शासन का क्या हुआ जो पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हुआ था? उसे खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को समाप्त कर दिया गया। तो अब ब्रिटिश सरकार के सामने एक नई चुनौती थी। भारतीयों को साथ लिए बिना शासन चलाना मुश्किल था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 1858 के बाद के कानून इसी सहयोग की नीति पर आधारित थे। जैसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हाँ, उसने पहली बार विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीयों को नामित करने की शुरुआत की। इसी कानून ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता दी, जैसे आज की कैबिनेट में होता है। बिल्कुल। और वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी मिली। इसके बाद 1892 का अधिनियम आया। हाँ, 1892 के अधिनियम ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की एक तरह से नींव रखी और सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। लेकिन वोट करने का नहीं। नहीं, वोट करने का नहीं। आप कह सकते हैं कि उन्हें बोलने का हक तो मिला, पर फैसले बदलने का नहीं। और फिर आया 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ये तो बहुत विवादास्पद रहा है। हाँ, सांप्रदायिक निर्वाचन की वजह से। इस कानून ने पहली बार धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ये तो फूट डालो और राज करो की नीति थी। बिल्कुल। लॉर्ड मिंटो को इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। अच्छा। हालांकि इसमें एक सकारात्मक बात भी हुई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इसके ठीक 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और इसने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायार्की लागू किया। ये पहले वाले द्वैध शासन से अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग। यहाँ प्रांतीय विषयों को 2 सूचियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। अच्छा। आरक्षित विषय जैसे कि वित्त, पुलिस, ये गवर्नर के पास थे और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए। मतलब जिम्मेदारी दी गई पर अधिकार नहीं। सही पकड़ा। लेकिन केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। लोकसभा और राज्यसभा जैसा सिस्टम। हाँ, और एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और अब हम आते हैं उस कानून पर जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। बिल्कुल, ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। आज हमारे संविधान में जो संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है,
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सब 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। इसी एक्ट के तहत देश में एक फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। तो अब आजादी बस कुछ ही दूर थी। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर दबाव बहुत बढ़ गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हाँ, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। सही, इसमें 3 सदस्य थे और इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। और इसी मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। बिल्कुल। लेकिन वो योजना सफल नहीं हुई और फिर आया माउंटबेटन प्लान, जिसने विभाजन को अंतिम रूप दे दिया। हाँ, और इसी प्लान के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, जिसने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाए। आजादी से ठीक पहले एक अंतरिम सरकार भी बनी थी। जी, 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। आजादी के बाद 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना। नेहरू जी प्रधानमंत्री, सरदार पटेल गृह मंत्री। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। और ये दिलचस्प है कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय एकता का एक बड़ा प्रतीक था। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, संविधान सभा का गठन। शुरुआत में इसमें कुल 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हाँ, एक ऐतिहासिक क्षण था। उस पहली बैठक के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी, 11 दिसंबर को और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो आज हमारी प्रस्तावना का आधार है। और इस पूरी प्रक्रिया में पर्दे के पीछे एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, BN राव, संवैधानिक सलाहकार। उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने ही संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था। संविधान सभा में कई समितियां थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। निस्संदेह इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उनके साथ बड़े-बड़े कानून के विद्वान शामिल थे। हाँ, N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, ये सब थे। और इस काम में समय भी काफी लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन इनमें कोई दस्तावेज नहीं बनाना चाहते थे। आखिरकार वो दिन आया 26 नवंबर 1949। जी, उस दिन हमारा संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया और इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और कुछ अनुच्छेद तो उसी दिन लागू भी हो गए थे। हाँ, नागरिकता और चुनाव जैसे 15 अनुच्छेद। इसीलिए इस दिन को हम आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार किया गया। क्यों? इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। अच्छा। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई बेहतरीन संविधानों से भी प्रेरणा ली। बिल्कुल, उन्होंने अच्छी चीजें कहीं से भी लेने में संकोच नहीं किया। जैसे अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए, और ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली। सही, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान लिए गए। और रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। हाँ, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। और इन सब विचारों का निचोड़ हमें संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल में मिलता है। प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्शन है, उसकी आत्मा है। ये हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो बताती है कि असली शक्ति भारत की जनता में है। बिल्कुल, ये भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। ये नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता देने का वादा करती है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें बाद में जोड़ा गया था। हाँ, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। तो अंत में अगर हम संविधान की पूरी संरचना को देखें तो ये एक विशाल दस्तावेज है। हाँ, जब ये बना तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आज 12 अनुसूचियां हैं। इनमें 7वीं, 8वीं और 10वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, 7वीं में शक्तियों का बंटवारा,
8वीं में 22 भाषाएं और 10वीं दल बदल कानून से जुड़ी है और 11वीं 12वीं पंचायत और नगर पालिका से। तो ये थी एक व्यापारिक कंपनी के शासन से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माण तक की हमारी यात्रा। बिल्कुल, ये कहानी दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे सुधारों और आंदोलनों के माध्यम से एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गई। और हमें ये याद रखना चाहिए कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवंत दस्तावेज है। सही कहा। आज के लिए सोचने वाली बात यह है कि जिन सिद्धांतों जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय पर हमने आज चर्चा की, वो आज भी हमारे देश की राजनीति और समाज को किस तरह आकार दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? विकल्प है ए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसका सही उत्तर है बी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सही, पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी के राज में अचानक एक रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, वो जमकर भ्रष्टाचार कर रही थी और दिवालिया होने की कगार पर थी। अच्छा जी, तब ब्रिटिश संसद को लगा कि इन पर लगाम कसनी पड़ेगी। तो ये एक्ट और फिर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उसी लगाम का पहला कदम था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। समझ गया। तो ये पहली कोशिश थी कंट्रोल करने की। अब दूसरा सवाल, द्वैध शासन यानी डबल गवर्नमेंट की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से। ये डबल गवर्नमेंट क्या था? सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी के कामों को बांट दिया गया। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ही, हाँ, और राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए एक नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक तरह से दो कंट्रोल सेंटर बन गए। अच्छा, तो अगला सवाल है कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? ये एक बहुत बड़ा बदलाव था और ये हुआ बी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये सिर्फ पद का नाम बदला था या इसका कोई बड़ा मतलब था? नहीं, ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को और सेंट्रलाइज कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और शायद इसी एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के? जी बिल्कुल, इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे। अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी। ठीक है। और सवाल नंबर 4, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन किस वर्ष शुरू की गई? खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई बी 1853 के चार्टर एक्ट से। मतलब इससे पहले भारतीयों के लिए दरवाजे बंद थे? कह सकते हैं, पहले नॉमिनेशन होता था। इस एक्ट ने सिद्धांत में दरवाजे खोले और इसी एक्ट के तहत विधि आयोग का भी गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। फिर आता है 1857 का विद्रोह और उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया? 1857 की क्रांति के बाद तो सब कुछ बदल गया। शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर बी वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसराय, जी, यानी जो सीधे क्राउन को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। अब अगला सवाल, विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत सी लॉर्ड कैनिंग ने ही की थी 1861 के अधिनियम के तहत। ये आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा ही था, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। हर सदस्य को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया और इसी एक्ट ने वाइसरॉय को अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी दी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक मतलब फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? ये उपाधि दी जाती है बी लॉर्ड मिंटो को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। और ये बेसिकली मुस्लिमों के लिए एक अलग मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट देंगे। इसने भारत में सांप्रदायिक विभाजन की नींव रख दी। बहुत खतरनाक कदम था ये। अच्छा, और प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी
किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन बी 1919 के अधिनियम से लागू हुआ, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ये कैसे काम करता था? इसमें विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। आरक्षित यानी रिजर्व्ड, जो गवर्नर के पास थे, और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड, जो भारतीय मंत्रियों को दिए गए। पर असली पावर तो गवर्नर के पास ही थी। 9वां प्रश्न, किस अधिनियम को संविधान का खाका या ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ये तो बहुत फेमस है। जी, ये है बी 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऐसा क्यों? मतलब क्या खास था इसमें? क्योंकि हमारे आज के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, सीधे यहीं से ली गई हैं। इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता भी दी थी। और प्रश्न 10, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में था? आरबीआई की स्थापना का प्रावधान भी बी 1935 के एक्ट में ही था। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण मिशंस पर आते हैं। प्रश्न 11, महात्मा गांधी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने ये क्रिप्स मिशन, जो 1942 में आया था, उसके लिए कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मिशन वर्ल्ड वॉर II के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का वादा कर रहा था, लेकिन कांग्रेस को अब पूर्ण स्वराज चाहिए था। तो गांधी जी ने कहा कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो खुद डूब रहा है। समझ गया। प्रश्न 12, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस मिशन ने दिया था? संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था बी कैबिनेट मिशन ने 1946 में। इसके सदस्य कौन कौन थे? इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। और इस मिशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अच्छा, अब संविधान सभा बन गई तो प्रश्न 13, इसकी पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें क्यों चुना गया? क्योंकि वो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, हालांकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। और संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद था। जी, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। उन्होंने ही संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। और हाँ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। प्रश्न 15, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यही आगे चलकर हमारे संविधान की? बिल्कुल, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। अब सबसे महत्वपूर्ण कमेटी की बात करते हैं। प्रश्न 16, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए उन्हें संविधान का जनक भी कहते हैं। और संविधान बनने में कितना समय लगा था? कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और इस पर कुल 3 वाचन हुए थे, मतलब 3 बार डिटेल में चर्चा हुई थी। अब मंत्रिमंडल से जुड़े कुछ सवाल। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर कौन थे? पहले कानून मंत्री थे बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पहले शिक्षा मंत्री और रेल मंत्री? पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे और पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। अच्छा, और अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, उसमें वित्त मंत्री कौन थे? यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। सही कहा, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे बी लियाकत अली, जो मुस्लिम लीग से थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चिट्टी थे। ये अंतर याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया? संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस दिन क्या क्या हुआ था? इस दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और नागरिकता व चुनाव जैसे 15 अनुच्छेद तुरंत लागू भी हो गए थे। तो फिर अगला सवाल यही है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही पूर्णतः लागू क्यों किया गया? 2 महीने का इंतजार क्यों? इसका कारण है बी 1930 का पूर्ण स्वराज दिवस। अच्छा, वो लाहौर अधिवेशन वाला? जी, 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। अब संविधान के स्रोतों पर आते हैं। प्रश्न 21, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विचार किस देश से लिया गया है?
समवर्ती सूची का विचार सी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से कुछ और भी लिया गया है क्या? हाँ, संसद की संयुक्त बैठक मतलब जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी वहीं से लिया गया है। प्रश्न 22, नीति निर्देशक तत्व या DSPP किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? DSPP लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से और अमेरिका से? अमेरिका से मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया ली गई है। प्रस्तावना से जुड़ा सवाल, 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? इस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सही। और प्रश्न 24, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय यानी जस्टिस का उल्लेख है? प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारा अंतिम प्रश्न, दल बदल यानी डिफेक्शन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून सी 10वीं अनुसूची में है। इसे 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और बाकी अनुसूचियों का क्या? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। और अंत में संविधान के मूल ढांचे को देखें तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। तो ये थे भारतीय संविधान के इतिहास और ढांचे पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल, ये सभी तथ्य आपके परीक्षा की तैयारी के लिए नींव का काम करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।